आज वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, पीपल एज रिसोर्स। तो इसमें हमने देख लिया था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एजुकेशन की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कंट्री के अंदर। उसको एक बार और देख लेते हैं। इन स्टेप्स के अलावा और भी स्टेप्स हैं, तो एक साथ देखेंगे तो फायदा होगा। सबसे पहली चीज हमने देखी थी यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी हर किसी को प्राथमिक शिक्षा मिल पाए, और स्पेशली जोर दिया गया गर्ल्स के एजुकेशन पे। नहीं तो अक्सर गर्ल्स को ही नहीं मिल पाता ये सारा अपॉर्चुनिटी, तो इसके लिए इनको बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया गया। इसके अलावा नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट हमने देखा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोल दिया गया, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं बट फिनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनके लिए भी कुछ किया जा सके, वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाए, उनको भी एजुकेशन मिल पाए। इसके अलावा हमने देखा था वोकेशनल स्ट्रीम। तो कई सारे स्कूल्स में कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी पढ़ाई के साथ साथ में चलाए जाते हैं, ताकि कुछ स्किल्स भी डेवलप की जा सके बच्चों के अंदर। सिर्फ किताबी ज्ञान ना मिले, बुकिश नॉलेज ना मिले, कुछ काम भी करना आ जाए स्कूल में रहते हुए। इसके अलावा हमने देखा है एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है, जीडीपी का जो परसेंटेज सरकार खर्चा करती है, वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि सरकार, हमें पता चलता है कितना सीरियस है एजुकेशन को लेके, अगर वो जीडीपी का एक ज्यादा परसेंटेज एजुकेशन पे खर्च करती है तो। फिर हमने लास्ट देखा था सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान ये भी है एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। अब हायर की बात तो तब करेंगे ना जब एटलीस्ट सब लोग लिटरेट तो हो जाए, पढ़ लिख तो जाए, थोड़ा बहुत जान जाए चीजों को। तो प्राथमिक शिक्षा एटलीस्ट सबको मिल जाए, इसके लिए इसको रखा गया। तो जितने भी 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उसको इसके अंदर कवर किया गया, यानी उन सबको एजुकेशन मिल पाए। अब इसके अलावा और भी स्टेप्स हैं, तो और क्या स्टेप है? टाइम टू टाइम हम देखते हैं कुछ ब्रिज कोर्सेज लाए जाते हैं, यानी छोटा टाइम का कुछ कोर्स जिसमें कुछ सिखा दिया जाएगा। कुछ कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं जहाँ पे फिर कुछ चीज़ें सिखा दी जाएंगी, लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको लें। तो ऐसी कुछ चीज़ें सरकार करती रहती है। एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या होता है कि, और ये क्या मतलब इसके पीछे लॉजिक है, क्यों इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये इसलिए था कि कई सारे फैमिलीज जो गरीब हैं वो अक्सर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, क्योंकि बच्चा स्कूल जाएगा तो वही टाइम वो कुछ काम कर सकता है और पैसे मिल जाएंगे, तो फैमिली को सपोर्ट हो जाएगा। इस सोच को लेके, चाहे ये सोच कितनी गलत है, पर इस सोच को लेके अक्सर कई सारे जो पुअर फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि भाई अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो एटलीस्ट एक टाइम का मील तो उसको डेफिनेटली मिलेगा, एक टाइम का खाना तो उसको जरूर से मिल जाएगा। तो ये चीज है, और साथ में है कि बच्चे स्कूल में रहें पूरा दिन। तो मिड डे मील है, लंच एक तरह से, ठीक है। तो बच्चे उस टाइम से पहले स्कूल से भाग ना जाएं, कुछ ऐसी चीजें ना करें। तो बच्चों को रिटेन करने के लिए भी, बच्चों को रखे रहने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिड डे मील है तो वहां पे न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो बच्चों का न्यूट्रिशनल लेवल ठीक रहे, तो खाना बहुत ज़्यादा हाइजीन के साथ बनाया जाएगा, न्यूट्रिशियस फूड होगा, जंक फूड नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। देन अब हम देख रहे हैं पिछले 50 सालों में इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आ चुके हैं, नए नए इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, और ठीक है, अलग अलग फील्ड में, ताकि बच्चे जो आगे जाके स्कूल पास करने के बाद उनके पास ऑप्शंस ढेर सारे हों, जो भी वो चूज करना चाहें उसमें जा सकें, जिस भी यूनिवर्सिटी में। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो स्पेशलाइज एरिया में पढ़ाई करवाते हैं। ओके, राइट। अब है फेलियर, हम कहाँ पे अभी भी पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे हमें अभी भी काम करने की जरूरत है एजुकेशन के अंदर। तो हम अभी भी देखते हैं कि कई सारे फैमिलीज बच्चों को एनरोल करा देते हैं, स्टार्टिंग में स्कूल भेज देते हैं, पर ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है। कि मतलब स्कूल में आ गए, फर्स्ट में एडमिशन हो गया, पर 6 तक जो बच्चे पहुंचेंगे उनका नंबर और फर्स्ट के बच्चों का नंबर में फर्क होगा, तो कई सारे बच्चे 5th में ही ड्रॉप आउट कर जाएंगे। फिर हम देखेंगे कई सारे बच्चे 10th पास होने के बाद आगे नहीं पढ़ेंगे, कई सारे बच्चे 12th के बाद आगे हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाएंगे। तो हम देखते हैं ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा हैं। स्कूल में एडमिशन जरूर हो जाता है, पर वो पढ़ाई कंटिन्यू
नहीं रहती है, बीच बीच में निकाल दिया जाता है स्कूल से कि अब हम और नहीं पढ़ाना चाहते, 5th पास हो गया ठीक है, 8th पास हो गया ठीक है, इस सोच के साथ। तो स्कूल में ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, तो स्कूल में जाके जो पढ़ाई जिस तरह की हो रही है, कई सारी जगह पे बहुत अच्छी हो रही है बट सब जगह नहीं हो रही है। तो स्कूलिंग का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ है। देन हेल्थ को लेके क्या कुछ किया जा रहा है और हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलते हैं हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ से इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हेल्दी इंसान जो होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा अच्छे तरह से काम कर पाएगा, नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा काम कर पाएगा, साथ में जितने आवर्स काम करेगा उसका आउटपुट भी ज़्यादा आएगा, बजाय कि एक बीमार इंसान, एक हेल्दी इंसान 8 घंटे काम करता है, एक बीमार इंसान 8 घंटे काम करता है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी में फर्क होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल के साथ काम कर पाएगा। इसके अलावा जो अनहेल्दी इंसान है वो लाइबिलिटी बन जाता है, बोझ बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। हर आए दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी उसको बीमारी की वजह से, ऑफिस आ भी गया, काम पे आ भी गया, तभी भी उतना ज्यादा इनपुट नहीं दे पाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो उस काम का आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया कि हम हेल्थ पे ध्यान दें, तो हेल्थ केयर तक पहुंचो हर किसी की। कोई इसलिए अपना इलाज ना करा पाए कि उसके पास पैसे नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात होगी हमारे कंट्री के लिए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि एक्सेसिबिलिटी हो, लोगों की पहुंच हो, वहां तक एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो हेल्थ केयर फैसिलिटी, फैमिली वेलफेयर, ठीक है, परिवार का वेलफेयर हो सके, न्यूट्रिशनल सर्विस, न्यूट्रिशनियस, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अवेलेबल हो सके, इन सब चीज। और स्पेशली अंडर प्रिविलेज लोगों को, जो हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा सेक्शन अंडर प्रिविलेज्ड है, इतना ज्यादा फाइनेंशियली ठीक नहीं है जिनका कंडीशन, उनके लिए स्पेशली ध्यान दिया गया कि उनके हेल्थ पे ध्यान दिया जा सके। अब इसके लिए और क्या कुछ किया गया है, तो हम देखते हैं बहुत ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ाए गए, हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए गए, ऐसा कुछ। तो हेल्थ के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, आधारिक संरचना रिक्वायर्ड है, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और हम जानते हैं इसके लिए मैन पावर भी बहुत चाहिए, लोग भी बहुत चाहिए। अगर आप ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हो तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ नर्सेज बढ़ेंगे, जो क्लीन करने के लिए लोग रिक्वायर्ड हैं वो बढ़ेंगे, बहुत सारा मैन पावर चाहिए। तो ये है, तो इस पे ध्यान दिया गया है। अब जो हेल्थ केयर होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 लेवल पे जा सकता है। प्राइमरी होगा कि नॉर्मल देख लिया गया क्या हुआ है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं कई सारे गांव वगैरह में, जहाँ पे प्रॉपर इलाज तो नहीं हो पाएगा आपका, बट थोड़ा सा डायग्नोस कर दिया जाएगा, छोटा मोटा कुछ है तो वहीं पे हो जाएगा, दवाई दे देंगे, पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल होगा। उससे सीरियस कुछ हुआ तो फिर सेकेंडरी वाले उसमें आपका काम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा सीरियस है जहाँ पे बहुत सारा चीज़ रिक्वायर्ड होगा, ब्लड टेस्ट करना होगा और अल्ट्रासाउंड, ऐसी सारी चीज़ें, सर्जरी, ऐसा कुछ, तो वो टर्शरी में आ जाएगा। तो अब इन तीनों एरियाज में काम किए जाने की ज़रूरत है और किया भी जा रहा है, सरकार भी कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। पर फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा हम पीछे हैं, अभी बहुत ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है। कई सारे अभी भी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स भी नहीं है, कई सारी जगहों पे ऐसे इलाके भी हैं, इलाज के लिए बहुत दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब है अनएम्प्लॉयमेंट, हम कहेंगे किसे? तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लोग जो काम करना चाहते हैं और गोइंग वेजेस पे काम करने को तैयार हैं। गोइंग वेजेस मतलब जो प्रेजेंटली जितना भी मजदूरी का दर है, जितना भी पैसे मिलते हैं उस सर्टेन काम के लिए, अगर उस पैसे पे भी काम करने को तैयार है, किसी काम के लिए अगर 5,000 रुपये मिलते हैं तो वो इंसान 5,000 रुपये पे काम करने को तैयार है, 10,000 मिलते हैं तो 10,000 पे काम करने को तैयार है, वो नहीं बोल रहा मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। उसके बाद भी अगर किसी इंसान को काम नहीं मिलता है तो हम कहते हैं वो इंसान बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है।
अब अनएम्प्लॉयमेंट गांव में थोड़ी अलग तरीके की देखने में आती है और शहरों में थोड़ी अलग टाइप की देखने में आती है। कैसे अलग है? गांव में अक्सर जिस तरीके की बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने में आती है उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब देखेंगे क्या होता है इसका मतलब। उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। साथ में एक और तरीके की बेरोजगारी गांव में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, वो होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। इसे हिंदी में हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। सीजनल को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं और डिसगाइज्ड को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो गांव में ये दो तरीके की बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जबकि शहरों में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का बेरोजगारी है जो शहरों में मिलेगा। अब देखेंगे किसका क्या मतलब है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने देखा मतलब क्या था, मौसमी बेरोजगारी। तो अब क्योंकि गांव में हम जानते हैं ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चरल एक सीजनल एक्टिविटी है, पूरा साल नहीं होगा। पूरे साल में सर्टेन सीजन्स ऐसे होंगे जब काम ढेर सारा होगा, जब ठीक है सोइंग होगा, बीज डाले जाएंगे, उसके बाद उग जाएगा, फिर उसका हार्वेस्टिंग होगा, वीडिंग होगा, यानी जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं कई बार हमारे खेतों में उसको हटाया जाएगा, थ्रेशिंग होगा, ये सारा काम है। तो जब ये सारा काम होना होगा तब तो बहुत बिजी सीजन है, तब तो काम मिला हुआ है। पर जब ये सब खत्म हो गया, ये काम पूरा साल का नहीं है, पूरे साल में कुछ टाइम के लिए है, तो तब तक ये सारा सब कुछ ठीक है। जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं वो लोग एम्प्लॉयड रहेंगे। बट बाकी टाइम पे जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं तब उनके पास कोई काम नहीं होगा। जब ये सारी चीज हो गई जो कि पूरा साल नहीं होगी, ठीक है, तो बचा हुआ जो टाइम है उस टाइम में ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इनके पास कोई काम नहीं रह जाएगा। देन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी बोले या छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी का एक ऐसा टाइप है जहां पे आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कोई इंसान बेरोजगार है। हमको देखने में ऐसा लगेगा कि वो इंसान काम कर रहा है, बट एक्चुअली उसके काम करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये स्पेशली जो होता है गांव में होता है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर होगा। अब कैसे होगा, तो इसमें रीजन होता है, अक्सर गांव में क्या होता है, एक फैमिली पूरा का पूरा खेत पे लगा होता है। तो उस फैमिली में 5 लोग होंगे तो 5 लोग खेत पे लगे हैं, 10 होंगे तो 10 लगे हैं, चाहे उस खेत में जरूरत 10 की है भी नहीं। तो हम बोलते हैं, मान लो अगर एक फील्ड है तो उस फील्ड में 5 लोगों की सर्विस रिक्वायर्ड है, 5 लोगों की जरूरत है, बट एक्चुअली 8 लोग काम कर रहे हैं। तो देखने में लगेगा कि भाई 8 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली अगर इन 3 एक्स्ट्रा लोगों को काम से हटा दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखने में लगता है ये 3 लोग एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली ये लोग एम्प्लॉयड नहीं है, ये डिसगाइड, ठीक है, डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। ये 3 एक्स्ट्रा लोग जो हैं ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। देखने में लगता है रोजगार मिला हुआ है, बट एक्चुअली कोई रोजगार नहीं है। देन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो शहरों में पाई जाती है। तो कहते हैं शहरों में एक बहुत कॉमन चीज है कि पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हैं। और बहुत ही वियर्ड चीज है कि हम बोलते हैं अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, अच्छा काम चाहिए तो पढ़ो लिखो, अच्छी चीज है, बिल्कुल सही बात है। बट बड़ा वियर्ड चीज है कि अक्सर देखने में आता है कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं शहरों में, उन लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। कह रहे हैं एक स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, जिसके थ्रू ये बात सामने आई कि जो ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनके बीच में बेरोजगारी ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है बजाय कि उन लोगों के जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। तो ये बड़ी अजीब चीज है, बट ये है फैक्ट। इंडिया में इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने में आ रहा है। तो गांव में डिसगाइज था, सीजनल था, और शहरों में हमने देखा एजुकेटेड वाला है। तो ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट है शिक्षित बेरोजगारी, इसको हम हिंदी में कहेंगे।